ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आरक्षण का गणित। जब हम बात करते हैं कि आरक्षण का गणित क्या होता है तो यह 3-4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं संख्यात्मक तौर पर, अर्थात आरक्षण का गणित संख्यात्मक तौर पर। जब हम बात करते हैं कि आखिर ये आरक्षण क्यों दिया गया है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना ये था कि जो समाज है, अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज, इसमें बहुत गैप यानी कि दूरी बनी हुई है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों को बराबरी पर लाया जाए। इसलिए मैं भारतीय संविधान के अंदर एक समतावाद को स्थापित करता हूँ। समतावाद का अर्थ होता है किसी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन को समता यानी कि समतल कर देना, इसी को कहा जाता है समतावाद। यदि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपके सामने 4 व्यक्ति खड़े हैं, आप ये सोचें कि मैं सबको 25-25 रुपये दे देता हूँ, तो इसको कहते हैं समानता भाव। लेकिन यदि आप ये सोचें कि जो जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है मैं उसको वह वस्तु दे देता हूँ, तो इसको कहते हैं समतावाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखा है कि हमें समतावाद को स्थापित करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि समतावाद कैसे स्थापित हो सकता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया कि समतावाद आरक्षण के गणित से स्थापित हो सकता है। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है इसका संख्यात्मक तौर पर। संख्यात्मक तौर पर इसलिए है ताकि आप इसको सरलतापूर्वक समझ सकें। हम जो भारतीय समाज है, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी इत्यादि कहते हैं, इन सबको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4 वर्गों में विभाजित किया है। इनके अंदर हजारों हजारों जातियां हैं, फिर भी उन्होंने इन सब जातियों को और इन सब धर्म को भारतीय संविधान के अनुसार केवल 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसे वह कहते हैं ST, SC, OBC और जनरल। आइए समझने का प्रयास करते हैं आरक्षण का गणित संख्यात्मक तौर पर। सबसे पहले ये समझ लीजिए, भारतीय समाज को ST, SC, OBC और जनरल कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि नहीं है, ना ही कोई दलित है, ना ही कोई सवर्ण है, पिछड़ा है। बस आप इस शब्द को समझिए कि भारतीय संविधान में किसी भी धर्म की और किसी भी जाति की कोई पैरवी नहीं की गई है। जब लोग कहते हैं कि संविधान में जातिगत आरक्षण दिया गया है, तो वह बात ही अपने आप में मिथ्या सिद्ध हो जाती है। भारतीय संविधान में किसी भी विशेष जाति के बारे में, किसी भी विशेष धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं लिखा गया। आइए समझते हैं आरक्षण का गणित। जब हम बात करते हैं ST समाज की, तो ST समाज को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी सन 2011 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर अंतिम जातिगत जनगणना की गई थी, यहाँ पर जो ST समाज की जनगणना निकली थी वह थी 7%, और जो SC समाज है उसकी जनगणना के हिसाब से थी 16%। जो OBC समाज है उसकी संख्या थी 15%, और जो जनरल समाज है उसकी संख्या थी 32%। जब हम पूछते हैं और बताते हैं समाज को कि ये जो ST, SC, OBC और जनरल है, इसमें पूरा भारतीय समाज आ जाता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो या इत्यादि कोई अन्य धर्म का मानने वाला हो। यहाँ पर जो
SC, ST, OBC और जनरल है, इन सबको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के वर्गीकरण में विभाजित किया है। जब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के विषय में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सन 1950 के अंदर ही ST समाज को 7.5% आरक्षण दिया था। जो SC समाज है उसको 15% आरक्षण दिया था। जो OBC समाज है उसके लिए उन्होंने आरक्षण की आवाज़ उठाई थी, लेकिन संविधान सभा ने उन्हें रद्द कर दिया। लेकिन 1990 में OBC समाज को 5% आरक्षण दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि ये ST, SC और OBC इन तीनों का कुल आरक्षण होता है 7.5, 15 और 27, इन तीनों की कुल संख्या निकल कर आती है 49.5, यानी कि ST, SC और OBC। अब जब हम कहते हैं कि ST, SC, OBC के पास कितनी सीटें होगी, वह होगी 49.5। अब जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर ओपन कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें आरक्षण सीट है 51.15, यानी कि 50.5%। ये किसकी है? अधिकांश तौर पे ये जनरल की है। अब बात आती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है वह क्यों की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना ये था कि यदि किसी भी वर्ग को, चाहे वह ST हो, SC हो, OBC हो या जनरल हो, यदि उसे 100% ताकत दे दी जाए तो वह अन्य वर्ग वाले व्यक्ति के साथ असामाजिक अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी नहीं चाहा कि वह 100% आरक्षण ST को दे दे, 100% आरक्षण SC को दे दे, या 100% आरक्षण OBC को दे दे, या फिर 100% आरक्षण जनरल समाज के पास रह जाए। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को भारत में स्थापित होना चाहिए। जब हम कहते हैं आज ST समाज की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 7%। जो SC समाज है उनकी संख्या कितनी है? 16%। जो OBC समाज है उनकी जनसंख्या कितनी है? 45%। जो जनरल समाज है उनकी संख्या कितनी है? वह है 32%। अब यदि भारतीय समाज में ये आवाज़ निकल कर आ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अर्थात किसी भी व्यक्ति के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को लागू कर देना चाहिए, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ST समाज है उसके पास 7% आरक्षण आएगा, जबकि अभी उसके पास 7.5% है। दूसरा है SC समाज, उसके पास 16% आरक्षण आएगा, जबकि अभी उसके पास 15% आरक्षण है। जो OBC समाज है उसके पास 45% आरक्षण आएगा, जो अभी उसके पास 27% है। जो जनरल वर्ग बचा है उसके पास 32% आरक्षण आएगा, जो अभी लगभग 50% के आसपास है। लेकिन जब हम बार बार ये कहते हैं कि हमें ST, SC, OBC का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, तो इसका अर्थ होता है कि हम 50 में 49 को जोड़ना चाहते हैं। अर्थात जनरल वाले चाहते हैं कि जो हमें 50% मिला हुआ है, 51.5% मिला हुआ है, हम उसका ढांचा तोड़कर इस 49.5 को भी अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम भारत में 100% आरक्षित लाभ लेना चाहते हैं, ताकि भारत की सभी व्यवस्थाओं पे, चाहे वह सत्ता हो, न्यायालय हो, सेना हो, जनरक्षक हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, इन सब के ऊपर केवल और केवल
जनरल कैटेगरी का कब्जा हो जाए। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात पहले ही कह दी है कि भारतीय धर्म शास्त्र के अनुसार जो समाज में ऊंच नीच स्थापित हो चुकी है उसका समाधान है केवल भारतीय समाज का संवैधानिक आरक्षण। संवैधानिक आरक्षण किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं बनाया है। भारतीय संविधान का जो आरक्षण है वह समता मूलक है। यदि फिर भी हमें लगता है कि हमें ये जनरल कैटेगरी का ढांचा बढ़ाना चाहिए और एसटी एससी ओबीसी का ढांचा कम करना चाहिए, तो इसका सबसे आसान सलूशन यही है कि हमें 4 वर्गों को बराबर बराबर आरक्षण दे देना चाहिए। बराबर बराबर का आरक्षण का अर्थ है कि यहाँ पर एसटी को 25%, एससी को 25%, ओबीसी को 25% और जनरल वाले को भी 25% आरक्षण दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, सभी समाज के पास 25-25% सीटें पहुंच जाएगी, चाहे वह सत्ता हो, चाहे वह न्यायालय हो, चाहे सेना हो या जनरक्षक पुलिस हो या अस्पताल हो, विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। लेकिन इसमें मुख्य बात ये समझ लेनी चाहिए कि यदि आपने एससी एससी ओबीसी को 25-25-25-25% दे दिया तो इसमें 12.5%, 12.5%, 12.5% और 12.5% महिलाओं के अधिकार में आना चाहिए, चाहे वह महिलाएं एससी समाज की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो या जनरल कैटेगरी की हो। पूर्ण रूप से बंटवारा बराबर बराबर करना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, समाज जब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें समता का भाव विकसित ना हो जाए। इसलिए जब हम समाज को सम्मान पूर्वक, न्याय पूर्वक और समता पूर्वक देखने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो आरक्षण को लागू किया है वह उचित पूर्ण है, न्यायपूर्ण है, मानवतापूर्ण है और यही उनकी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमें एससी एससी ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना है, उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पास जो अभी आरक्षण आता है वह लगभग 51.5% आता है। यदि आपको ये लगता है कि ये 51.5% कम है तो आपको 51.5 एसटी एससी ओबीसी जनरल को दे देना चाहिए और उनका 49.5 यानी कि 49.5 हमें जनरल वालों को ले लेना चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये एसटी एससी ओबीसी दलित जातियाँ नहीं होती और ये जनरल जो है ये भी दलित जाति नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी लोग इसी व्यवस्था में आते हैं। जनरल कैटेगरी की जनसंख्या है लगभग 32%, ओबीसी समाज की जनसंख्या है 45%, एससी समाज की जनसंख्या है 16% और एसटी समाज की जनसंख्या है 7%। यदि आप इसे केवल हिंदू धर्म के अनुसार समझना चाहेंगे तो आपको समझ आएगा जो जनरल कैटेगरी है वह 32% से घटकर केवल और केवल 15% पर आ जाएगा। जो ओबीसी समाज है वह 45 से घटकर 50 पर आ जाएगा और जो एससी समाज है वह घटकर और बढ़ जाएगा और एसटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में एससी एससी ओबीसी किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के भाग नहीं है। मुख्य तौर पर भारतीय संविधान ने भारतीय समाज को एसटी एससी ओबीसी और जनरल वर्ग में वर्गीकरण किया है। यदि हमें फिर लगता है कि हमें एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहिए तो हमें बदले में अपनी धन संपत्ति उस साधन को उन्हें दे देना चाहिए और हमें दलित बन जाना चाहिए और उन्हें जनरल वर्ग में आ जाना चाहिए और उन्हें स्वर्ण बन जाना चाहिए। हमारे हिस्से में जो धर्म के नाम पे कब्जाई हुई व्यापार है, सत्ता है, धर्म है, यह दलितों को दे देना चाहिए और दलितों से हमें भारतीय संविधान का आरक्षण ले लेना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं किसी भी समाज को न्यायपूर्ण व्यवस्था में स्थापित करना। यदि आप दलित समाज से सामाजिक आरक्षण छीनते हैं तो उन्हें अपना धार्मिक आरक्षण दे दीजिए। धार्मिक आरक्षण मिलने से वह अपनी प्रगति कर सकता है। आप अपना सामाजिक आरक्षण ले लीजिए और धार्मिक आरक्षण दे दीजिए। आशा करेंगे विषय सरलता पूर्वक समझ आया होगा। आरक्षण का गणित संख्यात्मक, जहाँ एसटी को 7.5 मिला हुआ है, एससी को 15 मिला हुआ है, ओबीसी को 27% मिला हुआ है, इन तीनों को मिलाकर बनता है 49.5। जो एससी ओपन कैटेगरी है उसको मिला हुआ है 51.5। इन दोनों को मिलाकर बनता है 100%। यदि 100% यहाँ पर समस्या है आपको, तो 25% एससी को, 25% ओबीसी को, 25% एसटी को, 25% जनरल वालों को दे देना चाहिए, जिसका 12.5% भाग इनकी स्त्रियों को दे देना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग समाधान की ओर आ जाएंगे, क्योंकि सत्ता में 25% सभी समाज के भाग होंगे, न्यायालय में 25% सभी समाज के भाग होंगे, सेना में 25% सभी समाज के भाग होंगे, पुलिस में सभी समाज के भाग होंगे, अस्पताल में सभी समाज के भाग होंगे, विद्यालय में सभी समाज के भाग होंगे और विश्वविद्यालय में सभी समाज के भाग होंगे। जब भी हम बात करते हैं कि भारत का आरक्षण अन्यायकारी है, तो वह ये बात अधिकांश लोग तौर पे वही लोग बोलते हैं जिनकी मानसिकता एक जातिवादी कुंठा से ग्रसित है। जबकि जनरल कैटेगरी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भी आता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा जनरल कैटेगरी मुसलमान को, जनरल कैटेगरी पारसी को, जनरल कैटेगरी जैन को, जनरल कैटेगरी के बुद्ध को और जनरल कैटेगरी के ईसाई को इस आरक्षण से पीड़ा होती है। इस आरक्षण से पीड़ा जो होती है वह 99% होती है ब्राह्मण जाति को। जो ब्राह्मण जाति मानसिक रूप से जातिवाद की कुंठा से ग्रसित है। आशा करेंगे ये विषय आपको सरलता पूर्वक समझ आया होगा। समझ आया है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले विषय में बताते हैं आरक्षण के अगला विषय। ओम नमस्ते।